नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ में, जो कि एक नया इनिशिएटिव है ट्रू आईएएस की तरफ से। तो डेली यूपीएससी और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर फॉर्मेट से जो करंट अफेयर्स हैं आपको मिला करेंगे। तो डेट है आज की 31 जनवरी 2022। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार अगर देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर घटना चक्र की जो सीरीज़ है पॉलिटी और हिस्ट्री की, वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा डेली आपको एक स्टैटिक्स अपडेट जो कि एमसीक्यूज़ की फॉर्मेट में होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और अब आपकी एमपी जीके जो है, मध्य प्रदेश जीके है, वो भी स्टार्ट होने वाली है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स को, जैसा कि हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन सभी डिस्कशंस की पीडीएफ को आप अवेल कर सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे जाकर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जो कि आपको ऐसा सिंबल दिखेगा टेलीग्राम का, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस और सिंप्लीफाइड वे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप क्वेरी हो, तो आप इस ईमेल आईडी trueies1995@gmail.com पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो चलिए फाइनली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारे सामने, वो इलेक्टोरल फ्रीबीज से संबंधित है। अब ये फ्रीबीज क्या होता है? देखो, बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जैसे ही इलेक्शंस का टाइम पास आता है तो वो वादे करती हैं कि एक बार हमें सत्ता में आ जान दो, हम आपको फ्री लैपटॉप बांटेंगे, फ्री बाइसिकल्स बांटेंगे, फ्री की ये चीज़ें बांटेंगे, वो चीज़ें बांटेंगे। तो इस पर हाल ही में अभी हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ना एक नोटिस जारी कर दिया है। उसके सामने एक पिटीशन आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और इलेक्शन कमीशन मिलकर कुछ रूल्स फ्रेम करें कि किस तरीके से बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं चुनाव में जीतने के बाद या फिर चुनाव होने से पहले प्री पोलिंग के टाइम पर, जब पोलिंग होने वाली होती है उससे पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम फ्री में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिनको फ्रीबीज कहा जाता है। अब ये बड़ी सारी चीज़ें जो सरकारें बांटती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बांटती हैं और प्रोमिसेस करती हैं, ये इर्रेशनल चीज़ें होती हैं बड़ी सारी, ऐसा इस पिटीशन में कहना था। क्योंकि मेन बात यहाँ पर यह है कि जनता का पैसा जो है बेफालतू के प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो कंसर्न्स अगर हम लोग बात करें क्या है फ्रीबीज से एसोसिएटेड, इससे देखिए वोटर जो होते हैं बेफालतू में इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ, इस पार्टी ने प्रॉमिस करा है कि हमें लैपटॉप मिलेगा, हमें साइकिल मिलेगी, हमें घर दिया जाएगा, तो क्यों ना हम एक पर्टिकुलर चीज़ पर, मेटेरियलिस्टिक चीज़ पर अटक कर या फिर इन्फ्लुएंस होकर इसी पार्टी को वोट कर दें। और इससे जो क्या होता है दोस्तों, लेवल प्लेइंग फील्ड जो होती है ना, वो डिस्टर्ब होती है और इलेक्शन प्रोसेस जो प्योर तरीके से होने चाहिए उसमें एक तरीके से बाधा आती है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसने बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए, अब जनता को तो नहीं पता ना 5 साल के रहते हुए वो उन वादों को निभाएगी वो पॉलिटिकल पार्टी, या फिर सत्ता में जब वो आ जाएगी तो वो उनको चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी सिर्फ इस फ्री चक्कर में जनता बड़ी सारी जो होती है, स्पेशली जो अनएजुकेटेड पॉपुलेशन होती है, वो वोट कर देते हैं, इलिटरेट पीपल जो होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये कंसर्न है। और क्या कंसर्न है? फ्री और फेयर इलेक्शंस, जो कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और हमारे वेलफेयर डेमोक्रेसी की जो अप्रोच है उसकी जो जड़ें हैं वो हिल जाती हैं और स्टेट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आता है। अब स्टेट्स के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन कैसे आता है? बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट लेवल पे वर्क करती हैं वो ऐसे प्रोमिसेस करती हैं। वैसे तो आप रोते रहते हो कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई, कहाँ से रहेगा आपके पास पैसा जब आप ऐसे फ्री बीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में बेफालतू में पैसा वेस्ट करोगे? तो आपके पास रियल में फिर जब ज़रूरत होगी अच्छे एक्सपेंडिचर के लिए, तो आपके पास तो फिर पैसा रह ही नहीं सकता, है ना। तो ये एक दिक्कत आती है कि इकोनॉमिक बर्डन वाली। अब इसके पीछे अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया था, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2013 का एक केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिस्टल क्लियर शब्दों में एक जजमेंट पास करी थी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो, जैसे आपको पता होगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है कि जब वो जीत जाएंगे तो सत्ता में आने के बाद वो ये सारे प्रोमिसेस जो हैं वो फुलफिल करेंगे। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर सरकार ने या उस पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी तरह के प्रोमिसेस अगर कर रखे हैं तो उनको करप्ट प्रैक्टिस नहीं समझा जा सकता। ठीक है। अब यहां पर यह बात आती है कि प्रोमिसेस जो कर रखे हैं, अगर चीजों को बांटने के कर रखे हैं, तो क्या उनको भी करप्ट प्रैक्टिस नहीं समझा जा सकता? तो देखिए, फ्री बीज जो हैं, ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको रोका नहीं जा सकता। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड कर लेती है कि जब वो रूलिंग पार्टी बनेगी, जब वो सत्ता में आएंगे, तो वो उन फ्री बीज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से, वो प्रोसेस जो है एक लीगल और एक वैलिड प्रोसेस होगा कि वो पब्लिक फंड्स को यूज करें। लेकिन कब यूज करें? जब वो अपने राज्यों में स्टेट असेंबली में एप्रोप्रिएशन एक्ट पास करें कि हाँ इतना पैसा निकाला जा रहा है इस पर्टिकुलर मटेरियल को, इस पर्टिकुलर सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो चीज गलत नहीं है। लेकिन आप इररेशनल प्रॉमिसेस करते फिर रहे हो, बड़े बड़े वादे करते फिर रहे हो, ये चीज बांट दी जाएगी जनता को, ये साइकिल दे दी जाएगी, वो दे दिया जाएगा, तो वो चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट की इस केस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि फ्रीबीज का जो कंसेप्ट है एक चिंता का विषय तो है ही, जैसा कि अभी हमने देखा, इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो ढांचा है वो डगमगाता है, और ऊपर से पब्लिक फंड्स जो होते हैं, स्टेट के पास जो फंड्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली जनता का पैसा होता है, उनके टैक्स का पैसा होता है, उनकी मेहनत की कमाई होती है, उसको राज्य ऐसे सिर्फ वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बर्बाद नहीं कर सकती। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला था कि वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम करें, और इस बात पे स्ट्रेस दिया था कि आप ये भी देखो कि अलग अलग राज्यों की स्टेट असेंबली में कानून एक पर्टिकुलर पास हुआ है कि नहीं हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज के इस एजेंडा को और इस हरकत को देखने के लिए। कौन सी हरकत? ये फ्री में चीज़ें बांटने की हरकतें, जैसे साइकिल बांट दी, लैपटॉप बांट दिया, हम आपको ये बांटेंगे वो बांटेंगे, इन बातों को देखने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के बालाजी केस में जो उसके द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे, जो भी प्रिंसिपल्स बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने उसे इंप्लीमेंट करा है। कैसे? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लागू होता है एक बार जैसी इलेक्शंस की डेट आ जाती है, तो उसके पार्ट 7 के अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये गाइडलाइंस जो हैं वो बाइंडिंग कर दी हैं। और ये जो बाइंडिंग गाइडलाइंस जो बोली हैं इलेक्शन कमीशन ने, इनका आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बाइंडिंग फोर्स है कि किस तरीके से फ्रीबीज को डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन की एक डिक्लेरेशन आई है, एक तरीके से आप इसको ट्रीटी कह सकते हैं कि डिजिटल राइट्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर एक डिक्लेरेशन आई है। पूरा नाम है इस डिक्लेरेशन का डिक्लेरेशन ऑफ डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये जो है, इस डिक्लेरेशन का मेन एम जो है वो ये मानने का है कि जो चीज़ अगर ऑफलाइन इलीगल मानी जा रही है तो उसको ऑनलाइन दुनिया में भी इलीगल माना जाए। ये यूरोपियन यूनियन काउंसिल की एक पुरानी डिक्लेरेशन की एक्सटेंशन है। पहली क्या डिक्लेरेशन थी इसकी? एक डिक्लेरेशन थी बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट। इसी की ये डिक्लेरेशन है, डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स की डिक्लेरेशन। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इस डिक्लेरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, कोविड महामारी के बाद जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो अब डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ पड़ा है। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो लोगों के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करा जाए, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करा जाए, और एक फेयर और सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट, फेयर और सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए, ऐसा इस डिक्लेरेशन का कोर मैंडेट है। दूसरा, पॉलिसी मेकर्स और जो कंपनीज हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी करी जाए कि जब वो नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल के राइट्स को किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाएं। और दूसरा, इन प्रिंसिपल्स को जो कि यूरोपियन यूनियन की इस डिक्लेरेशन में अपनाए गए हैं, उनको सभी कंट्रीज़ के ऊपर एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स की तरह अप्लाई करा जाना चाहिए। मतलब एक तरीके से यूरोपियन यूनियन की दरख्वास्त है कि डिजिटल राइट्स को रिस्पेक्ट करो, एक बैलेंस रखो गवर्नेंस में और डिजिटल राइट्स में, और इंडिविजुअल की प्राइवेसी में, इंडिविजुअल के राइट्स में, और हर एक कंट्री जो है उनको अपनाएं। अब ये जो की प्रिंसिपल्स जो यहाँ पर अपनाए गए हैं वो बोला क्या है ईयू ने इस डिक्लेरेशन में, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने कौन से प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंस दी है अपनी इस डिक्लेरेशन को साइन करते वक्त या फिर इंप्लीमेंट करते वक्त। देखिए, इस डिक्लेरेशन में ये बोला गया है कि लोग जो है ना वो मेन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए, लोगों को सेंटर पे रखा गया है। टेक्नोलॉजीज जो है, ऐसा बोला गया है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि किसी कंट्री में किसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो टारगेट होने लगे या फिर उसकी वैल्यूज़ को हानि पहुंचे। दूसरा, सॉलिडेरिटी और इंक्लूजन की बात करी गई है कि डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो गरीब से गरीब कंट्री को, गरीब से गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, हर एक रीजन को जो है वो बेनिफिट करें, सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। डिजिटाइजेशन और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हर चीज़ सबके लिए एक्सेसिबल भी होनी चाहिए और सबको बेनिफिट भी करनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर बोली गई है फ्रीडम ऑफ चॉइस की, ताकि लोगों की मदद करी जा सके, वो इन्फॉर्म चॉइसेस ले सके ऑनलाइन। मतलब जब उनको ऑनलाइन वर्ल्ड में इंटरेक्ट करना है तो वो इंटरेक्ट करें, और जब उनको नहीं करना है तो वो अपने आप को पीछे भी खिसका सकते हैं इस चीज़ से। किसी भी तरीके का फोर्स और बाइंडिंग नेचर इस्तेमाल ना हो और इंडिविजुअल की प्राइवेसी जो है इससे हार्म ना हो। अगला,
ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसके लिए एक ओपन एनवायरनमेंट हो जो कि हेल्दी हो और डेमोक्रेटिक डिबेट होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें ऑनलाइन अपनानी चाहिए, क्या नहीं अपनानी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन अपना ही लें। उसके बाद यहाँ पर बात करी गई है सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट की, जिसमें एक राइट की बात करी गई है, राइट टू सेव डिजिटल टेक्नोलॉजी और लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करा जाए। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रीन हो और ग्रीन ट्रांजिशन का गोल हो। कहने का मतलब यह है कि डिजिटल स्पेस में टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। टेक्नोलॉजीज़ जो हों उनकी वजह से, जैसे बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजी में 200 मशीन भी आती है, तो ऐसा ना हो कि बड़ी सारी इन्वेंशंस इनोवेशंस होकर ऐसी मशीन्स जो है डेवलप हो जिसकी वजह से एमिशंस और ज़्यादा होने लगे, एयर एमिशंस, एयर पॉल्यूटेंट्स एमिशंस होने लगे और एनवायरनमेंट जो है और ज़्यादा पॉल्यूट हो जाए, उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाए। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो वो ग्रीन हो और जो गोल हो जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा जो अडॉप्ट कर जाए वो भी ग्रीन हो। एनवायरनमेंट की जो सेफ्टी है उसको प्रायोरिटी पे रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हाल ही में इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इंडिया ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को लेकर आया इंडियन पार्लियामेंट। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 हैं इंडिया के पास। और तीसरा, आईटी एक्ट 2000 जो है वो भी इंडिया के पास है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और एनजीओ से संबंधित। ये मुद्दा अक्सर न्यूज़ में रहता है, फिर से न्यूज़ में क्यों आया ये जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे देश में एक एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट के कुछ नॉर्म्स ये कहते हैं कि कोई भी एनजीओ अगर फॉरेन फंडिंग रिसीव करता है तो उसे इस एक्ट में दिए गए कुछ नॉर्म्स का, कुछ प्रिंसिपल्स का, कुछ रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। अब जब पालन नहीं कर पाए बड़े सारे एनजीओज, तो लगभग 6000 एनजीओज का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया था। अब इन एनजीओज ने अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा लाइसेंस हमें वापस दिलवाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि आपने नॉर्म्स का पालन नहीं करा था, हमारी इंस्पेक्शन जो है वो ये कहती है, तो उनका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं करा गया। देखिए, ये एक्ट रिक्वायर करता है एनजीओज को कि वो यूनियन होम मिनिस्ट्री से एक लाइसेंस ऑब्टेन करे। ये याद रखना, यूनियन होम मिनिस्ट्री है जो उसके अधीन ये एक्ट आता है, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि एनजीओज को लाइसेंस देता है ताकि वो फॉरेन फंडिंग्स जो है बाहर से किसी कंट्री से, किसी संस्था से, किसी इंडिविजुअल से अगर फंडिंग आ रही है तो उसको रिसीव कर सके और अपना काम चला सके, जो भी उन्होंने पर्पस बताया कि इस काम के लिए हमने फॉरेन फंडिंग रिसीव करी है। अब देखिए, फॉरेन फंडिंग जो आ रही है एनजीओज के पास, अब वो एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा देश है, ठीक है। अब उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो ऐसा ना हो कि फॉरेन फंडिंग जो आ रही है वो देश में प्रोग्रेस की जगह हानि कर दे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होने लग जाए, आतंकवाद उससे जो है उसको बढ़ावा मिल जाए, या फिर किसी के खिलाफ हैरेसमेंट या फिर प्रोस्टिट्यूशन जैसे केसेस के लिए वो पैसा यूज़ होने लगे। तो FCRA को दोस्तों, जब इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में, तो उस टाइम पे इस एक्ट को जो है इनेक्ट करा गया था ताकि फॉरेन डोनेशंस जो भी इंडिविजुअल्स और जो एसोसिएशन रिसीव करें वो हमारे देश की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से मैच करें, ना कि वो किसी इलीगल काम के लिए या फिर जिससे देश की सॉवरेनिटी हार्म हो उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये लाया गया था एक्ट। इस एक्ट को दोस्तों 2010 में जो है वो अमेंड करा गया ताकि इस लॉ को और ज़्यादा कंसोलिडेट करा जा सके और फॉरेन फंड्स जो यूटिलाइज करे जाते हैं एनजीओज के द्वारा, तो उन पे एक रोक लगाई जाए कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए यूज़ ना हो जो कि नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करे, नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आतंकवाद के लिए या फिर कोई दंगे करवाने के लिए या फिर किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भड़काने के लिए, किसी भी ऐसे इंटरेस्ट के लिए जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी हार्म हो, ऐसे किसी पर्पस के लिए यूज़ ना करे जाएं। ये भी इस एक्ट में जो है दोस्तों बोला गया था। ये जो FCRA का जो एक्ट है ना दोस्तों, इसको एक बार फिर से अमेंड करा गया था सरकार के द्वारा 2020 में, और गवर्नमेंट को और ज़्यादा कंट्रोल करने का एक स्पेस और स्कोप मिल गया इस एक्ट में कि एनजीओज के ऊपर और ज़्यादा पकड़ कैसे बनाई जा सके कि वो फॉरेन फंडिंग्स को रिसीव जो है वो लिमिटेड तरीके से कर पाए या फिर अपने डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए कर पाए। तो नए रूल्स जो FCRA के अंदर आए, तो इसको हम लोग देखते हैं एक बारी कि क्या क्या नए नए चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं इस एक्ट में, जब से रूल जो फिर से अमेंड करे गए 2020 में। तो क्या क्या नए नए चेंजेस करे गए हैं यहाँ पर देखिए। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज़ जो हैं अब वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकते। दूसरा, जो फंड ट्रांसफ़र है, जैसे मान लीजिए वो एक इंडिविजुअल को मिला है, अगर आपको मिला है तो आप B इंडिविजुअल या किसी C ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं दे सकते, इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई गई है। फिर
अक्सर एनजीओ के द्वारा ये बोला जाता था कि हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए, तो पहले वो 50% था कि आप 50% जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है वो आप 50% यूज़ कर सकते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। अब उसको घटाकर कर दिया गया है 20%। इसके अलावा आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया गया है कि वो यूज़ करा जाएगा और आधार कार्ड की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवानी होंगी इन एनजीओज़ को। उसके अलावा ये बोला गया नेक्स्ट पॉइंट कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है उसकी जो पावर है सस्पेंड करने की, इस रजिस्ट्रेशन को वो गवर्नमेंट के पास है, जो कि 180 दिन तक खींची जा सकती है कि इतने दिन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है एनजीओ का वो कैंसिल हो सकता है, लाइसेंस एक तरीके से। और अगर 5 साल तक आपका एनजीओ टिका रहता है और सारी चीज़ें उसकी ठीक चलती रहती हैं तो आपको इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन जितना एक लेवल ऑफ स्क्रूटिनी से, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से एक नए एनजीओ को गुजरना पड़ता है, उतना 5 साल के टिके हुए एनजीओ को भी गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा एफसीआरए का जो अकाउंट है वो ऐसा बोला गया था इस नए अमेंडेड एक्ट 2020 में कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही खोला जाना चाहिए। और लास्ट है, अगर कोई पर्सन जो है एफसीआरए के तहत अपने एनजीओ को नहीं चलाना चाहता और फॉरेन फंडिंग का वो रिसीव नहीं करना चाहता तो एफसीआरए का जो सर्टिफिकेट है वो वॉलंटरी उसको सरेंडर भी कर सकता है। ठीक है, ये बोला गया था इन सब ये अमेंडेड एक्ट 2020 में जो कि चेंजेस आए थे। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन में ये बोला गया है कि ये जो नए नए चेंजेस जैसा कि हमने देखे 2020 के अमेंडेड एक्ट से जो सरकार लेकर आई, तो सुप्रीम कोर्ट में इन बहुत सारी प्रोविजंस के खिलाफ जो है बड़ी सारी पिटीशंस गई, ये चैलेंज करने के लिए कि सरकार ने जो बड़ी सारी बंदिशें लगा रखी हैं कि आपके पास अगर फॉरेन फंड आता है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपलसरी कर दी गई है, जो रजिस्ट्रेशन है एफसीआरए प्राइमरी अकाउंट का वो सिर्फ एसबीआई के ब्रांच में होना चाहिए और वो भी न्यू दिल्ली में। तो ये सब चीज़ों के ऊपर जनता को और एनजीओज़ को थोड़ी सी नाराज़गी थी सरकार से और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। लेकिन वही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी इन सारी पिटीशंस पर वर्डिक्ट देना बाकी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए जो भी अपडेटेड एफसीआरए और एनजीओ से रिलेटेड जो भी डिबेट थी हमने शॉर्ट में कवर कर ली और मेन्स ओरिएंटेड पॉइंट्स जो हैं दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट बनकर भी आ सकते हैं, तो ये सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा जो 2020 के जो अमेंडेड प्रोविजंस हैं जो कि एफसीआरए के अंदर डाले गए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और हमने उनको डिस्कस भी कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हमारा SSLV D1 माइक्रो सैटेलाइट के बारे में। आपने जैसे PSLV के बारे में सुना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो SSLV की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पूरा नाम है इसका SSLV D1 माइक्रो सैटेलाइट। इसको अप्रैल 2022 में प्लान करा जा रहा है लॉन्च करने के लिए। पहले जुलाई 2019 में इसको लॉन्च करा जाना था, लेकिन जब से कोविड 19 पैंडेमिक की महामारी जब से चल रही तब से प्रोजेक्ट डिले था। इस सैटेलाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें, इस व्हीकल के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसको डिज़ाइन दोस्तों इस पर्पज से करा गया है कि अगर एकदम से डिमांड है ना कि अगर छोटी सैटेलाइट्स को अगर स्पेस में भेजना है लो अर्थ ऑर्बिट में तो उसको भेजा जा सके, मतलब लॉन्च ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाई गई है। ये 3 स्टेज ऑल सॉलिड व्हीकल है जिसके पास कैपेबिलिटी होगी 500 kg तक की सैटेलाइट को जो है अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने की 500 किलोमीटर तक। यहाँ पर देखिए 3 स्टेजेस है कौन सी, एक है SS1 फर्स्ट मोटर स्टेज, दूसरी है SS2 सेकंड मोटर स्टेज, तीसरी SS3 थर्ड मोटर स्टेज और सबसे टॉप पे होगा एक वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल और पेलोड एडाप्टर इसके ऊपर लगा हुआ है। और बात करते हैं इसके बारे में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, जैसे अभी हमने ये देखा SSLV जो है ये 500 kg तक का पेलोड जो है वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, लेकिन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 1000 kg तक का ये पहुंचा सकता है। अगर SSLV की बात करें, ये स्मॉलेस्ट व्हीकल है जो कि इसरो ने डिज़ाइन करा है और इसका जो मास होगा वो 110 टन का होगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो पूरी सैटेलाइट को व्हीकल को जो सैटेलाइट के साथ बांध कर और रॉकेट में लॉन्च करने का जो टाइम आता था, असेंबल करने का जो टाइम आता था, अदर व्हीकल्स में वो 70 दिन का टाइम लगता था। लेकिन आप सोच कर देखिए कितनी ज़्यादा महारत जो है वो इसरो ने हासिल कर ली है कि सिर्फ 72 घंटों के समय में, सिर्फ 72 आवर्स में इंटीग्रेट करा जा सकता है इसको। तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है ना कि इंटीग्रेट करने के लिए पहले 70 डेज़ का टाइम लग जाता है दूसरे व्हीकल्स में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 72 घंटों का जो है वो समय लिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है इसरो ने करी है। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जो टाइम रिड्यूस करा गया तो उसके हिसाब से जो इसके
कॉस्ट इफेक्टिव इसको बनाया गया है, सिर्फ 30 करोड़ की लागत आएगी इसको बनाने में। मल्टीपल सैटेलाइट माउंटिंग जो है इसमें एक सिस्टम है कि कहने का मतलब यह है कि छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ये व्हीकल बेस्ट है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे नैनो सैटेलाइट हो गई, माइक्रो सैटेलाइट हो गई, स्मॉल सैटेलाइट्स हो गई, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी कम है इसको असेंबल करने के लिए, एकदम से लॉन्च करने के लिए। इसको दोस्तों बनाया इसलिए गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी छोटी जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में जो है भेजी जाएं। फिर चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो भेज रही है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़ी बड़ी सैटेलाइट जो हैं वो भेज पाएँ और इतना सारा पैसा खर्च कर वो अपनी एक छोटी सी सैटेलाइट को भेज पाएँ। यूनिवर्सिटीज़ को अगर अपनी छोटी छोटी सैटेलाइट्स भेजनी है, किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन को अगर भेजनी है, तो वो ये सब कुछ कर पाएँ। SSLV को देखिए दोस्तों, जो लॉन्च करा जा रहा है वो इसरो के द्वारा करा जा रहा है, और जो सोल नोडल एजेंसी होगी इसके लिए एक PSU को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि NSIL जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये SSLV के लिए जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा, बड़े सारे एक्टिविटीज़ को जो है देखने के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो, प्रोग्रामेटिक हो, लॉन्च कैंपेन से रिलेटेड हो या पोस्ट लॉन्च से रिलेटेड हो, तो सभी जिम्मेदारी जो होगी वो उसकी होगी, लेकिन जो लॉन्च करा जा रहा है, जो डिज़ाइनिंग करी गई है, असेंबलिंग करी गई है, वो इसरो की करी गई है। बाद में जब चीज़ें वर्क करने लगेंगी तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये सोल नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा इसरो के बिहाफ पे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, उसने एक अभी इंटीग्रिटी पैक्ट जो है वो लॉन्च करा है कि सबको जो है वो ऑनेस्ट रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिनेरियो जो है, मान लीजिए एक सरकारी कोई कंपनी है जो कि ठेका देना चाहती है, एक PSU आप मान लीजिए, या फिर एक गवर्नमेंट रन प्रोजेक्ट कोई मान लीजिए जो कि एक PSU की तरह दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जो है दो साइड होती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में 2 साइड होती है। एक होते बिडर्स जो कि बोली लगाते हैं, और एक उस प्रोजेक्ट को खरीदने वाला या फिर उस पर्टिकुलर जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाला। तो इस इंटीग्रिटी पैक्ट में ये बोला गया है कि किसी भी प्रकार से जो है दोनों पार्टी जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस ना करें, और अगर ऐसा होता है तो विजिलेंस जो है जांच उन पे बैठाई जाएगी, और इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स के द्वारा, IEMs के द्वारा, जिसको सेंट्रल विजिलेंस जो है कमीशन है वही अपॉइंट करेगी। और जो ये इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स जो बिठाए जाएंगे ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को, ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट में जो है कितना पैसा फालतू गया, कहाँ कहाँ करप्शन हुई, क्या क्या धांधलेबाजी हुई, तो इन सबको देखने का काम जो होगा इसमें बताया गया है। अब इस इंटीग्रिटी पैक्ट में दोस्तों ये बोला गया है कि जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स जो होंगे ये ऐसे पर्सन्स होंगे, ऐसे एमिनेंट पर्सन्स या ऑफिसर्स होंगे जो पहले एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं या उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है सर्विस कर चुके हो एक हायर पे स्केल पर, ठीक है, उनको अपॉइंट करा जाएगा एज इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर ऑफिसर्स। अभी तक दोस्तों जो ये IEM ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती थी ना, जून 2021 तक क्या होता था, जो सेक्रेटरी के रैंक पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर चुका है या करता है, या स्टेट लेवल की बात करें तो चीफ सेक्रेटरीज की रैंक पर या उसके इक्विवेलेंट पे स्केल पर काम करने वाले पर्सन्स को ही रिटायरमेंट के टाइम पर जो है इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर ऑफिसर बनाया जाता था। लेकिन अब इस पोस्ट को जो है बढ़ा दिया गया है कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक का पर्सन या फिर इसकी इक्विवेलेंट पोस्ट लेवल का पर्सन जिसको हायर पे स्केल जो है वो मिलती हो एडिशनल सेक्रेटरी से भी ज़्यादा, ऐसा कोई पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता हो तो वही बनेगा एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मॉनिटर ऑफिसर, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको IEM ऑफिसर बनाना है और वो रिटायर्ड ऑफिसर हो आर्म फोर्सेस का, तभी सरकार जो है उस केस में भी इंपॉर्टेंस उन्हीं ऑफिसर्स को देगी जिनके पास इक्विवेलेंट रैंक हो एडिशनल सेक्रेटरी की या फिर उससे हायर लेवल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये जो चेंजेस हैं ये एक तरीके से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में इंप्लीमेंट करने का काम करवाएंगे। अगर हम लोग CVC की दोस्तों बात करें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है विजिलेंस जांच के लिए कि किस तरीके से सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में धांधलेबाजी हुई है, इस प्रकार की करप्शन को, टेबल के नीचे पैसा कोई ले रहा है, या फिर जो है मान लीजिए कि एक हाईवे है कहीं पर, ठीक है, अब उस हाईवे की कंस्ट्रक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से होनी चाहिए, या एक छोटा सा कोई किसी एक एरिया में पुल है जहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो पास होती हैं, कोई एक्सप्रेसवे है, कोई हाईवे है, कोई सरकार का प्रोजेक्ट है। अब ऐसा ना हो पूरा का पूरा ढांचा जो वो नीचे आ जाए और बाद में पता लगे विजिलेंस जांच में कि उसमें इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी हुई थी, नकली क्वालिटी का सीमेंट लगाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं था, ध्यान ही नहीं रखा गया जनता की प्रायोरिटीज़ पे। तो इस तरह की कोई भी कमी जो है वो ना हो, तो उसको देखने का काम ये करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है CVC के बारे में वो ये है कि इस पे किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की
मॉनिटरिंग मतलब जो है पकड़ नहीं रहती, ये फ्री है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से, सरकार जो है इसको बताती नहीं है, इंडिपेंडेंट रूप से जो है वो सीबीसी काम करती है। ये सभी विजिलेंस एक्टिविटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग होती है किसी वर्क में, एग्जीक्यूशन होता है, रिव्यू होता है, रिफॉर्म होता है, तो ये विजिलेंट वर्क का कोई भी जो काम होता है टॉप लेवल पर वो सीबीसी के द्वारा ही करा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती है इसके काम में। आज का दोस्तों लास्ट टॉपिक हमारा है टेररिज्म की डेफिनेशन से संबंधित। हुआ क्या था, 1986 में इंडिया ने ना एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सौंपा था, जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि टेररिज्म की एक डेफिनेशन जो है वो उभर कर आए और डिफाइन करा जाए कि टेररिज्म होता क्या है। लेकिन इंडिया जो है इस बात से जो है उसने एक तरीके से चिंता जताई है कि इतने सारे साल हो गए लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि एक ग्लोबल बॉडी है वो अभी तक एक कॉमन डेफिनेशन ला ही नहीं पाई है कि एक टेररिज्म की डेफिनेशन होनी क्या चाहिए, एक वेल कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी जो हो, जो कि इस थ्रेट को, टेररिज्म कितना बड़ा थ्रेट है एक पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर, इसको डील करने के लिए कोई एक आप डेफिनेशन ही नहीं बना पा रहे हो तो आप स्टेप्स कहाँ से लेकर आओगे, वही वाली बात है। तो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म दोस्तों अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, जो कि हर एक कंट्री जो कि इस कन्वेंशन को साइन करेंगी तो उनके ऊपर एक बाइंडिंग एलिमेंट लगे। मतलब इंडिया ने ये सब बातें कही थी जब सीसीआईटी को सौंपा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को 1986 में, तो इंडिया ने कहा था जब ये फोर्स में आएगा तो ये एक प्रकार से लीगल फ्रेमवर्क की तरह काम करे जो कि बाइंडिंग हो, जो कि मेंबर सेक्रेटरीज उसको साइन करें कि क्या बाउंडेशन लगे उनके ऊपर कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अगर पता लग जाए किसी कंट्री में रह रहा है तो उस कंट्री को या उस पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो कंट्री किसी भी तरीके से फंड ना दे या फिर सेफ हेवन जो है मतलब रुकने की जगह या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा जो है वो ना मिले, ताकि टेररिज्म और ना पनपे, उसको जो है वर्ल्ड से इग्नोर करा जा सके, टाला जा सके। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म के, कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होनी चाहिए जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी 193 मेंबर कंट्रीज जो है वो उसको अडॉप्ट करें अपने अपने देश के खुद के क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल लॉ सिस्टम में। सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो बैन करना है, सारे टेररिस्ट कैंप्स को जो है वो शट डाउन करा जाए। आगे अगर किसी टेररिस्ट को अगर पकड़ लिया गया तो उनका प्रोसिक्यूशन हो स्पेशल लॉज के अंदर, मतलब उनको कड़ी से कड़ी जो है सख्त सज़ा मिले अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर, जिस कंट्रीज़ के अंदर से जहाँ से वो गिरफ्तार हुए हैं। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो एक्स्ट्राडिटेबल बनाया जा सके। एक्स्ट्राडिटेबल का दोस्तों ये मतलब होता है कि मान लीजिए इंडिया के ऊपर मे नॉट गॉड डू सो कोई टेररिस्ट अटैक जो है वो घटित हो जाता है और फिर वो टेररिस्ट जो है वो हमारे बगल की कंट्री भूटान में पाया गया, तो भूटान वाले अगर उस टेररिस्ट को, भूटान की सरकार अगर उस टेररिस्ट को अरेस्ट कर लेती है तो वापस उसे जो है इंडिया को दिया जा सके इंडिया की डिमांड पर, और इंडिया के कानून के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग उस टेररिस्ट को सज़ा दी जा सके। और ऐसा ये जो फिनोमेना है कि अगर कोई टेररिस्ट जो है एक कंट्री में आतंकवाद को इवेंट को किसी आतंकवाद के इवेंट को जो है कोई भी घटना जो है वो करके चला गया और दूसरी कंट्री में जाकर वो सेफ हेवन में रह रहा है, और अगर वो वहाँ से पकड़ा गया या एक कंट्री को इस बात की भनक लग जाती है कि वो दूसरी कंट्री में है तो वो अपनी कंट्री में उसको बुलाकर सज़ा दिलवा सकें, ऐसा पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ऐसा सीसीआईटी में बोला। अब अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में या फिर मेंस आंसर राइटिंग में कि इंडिया के एफर्ट आप बताइए टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या एफर्ट लिए हैं आज तक, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एफर्ट हैं दोस्तों। इंडिया ने क्या है एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करा था 1999 में जो कि रिलेटेड था ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म से रिलेटेड। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने जब एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी जिसका नाम था ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, तो इंडिया ने इस इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करा था और इस स्ट्रेटजी के तहत जो भी बातें बोली गई थी उसको ज्वाइन करने के बाद इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करी थी अपने क्रिमिनल लॉ सिस्टम के अंदर। तो इंडिया के दो प्रमुख स्टेप हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको मजा आया होगा। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग करंट अफेयर की डिस्कशन को करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।